हेलो एंटेड एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हेलो एंटेड एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एंटेड 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट 2। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट 1 वाला वीडियो था, आप सभी ने उसे बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत सी मुझे उस पर कमेंट्स मिली, प्यारी प्यारी सी। उसमें कुछ सजेशंस भी थे कि मैम रोज़ लेकर के आइए वीडियो, 100 से 200 क्वेश्चन मैम सॉल्व करवा दीजिए। सो स्पेसिफिकली मेरा ये कहना है, देखिए, at this point of time what matters is the quality not the quantity, है ना। तो मेरा विश्वास क्वालिटी में है, नॉट इन द क्वांटिटी। सो आप अगर ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग वेरी गुड। डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं और इस सेशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सो डेफिनेटली यहाँ से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, राइट। सो आई होप कि आप मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और सेशन को करने का तरीका वही रहने वाला है, क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, और अगर उससे रिलेटेड कुछ भी हमें थ्योरी वगैरह आती है, सो विल गो थ्रू दिस की पीडीएफ, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट का, वो पूछ रहा है व्हाट इज नॉट एसोसिएटेड विथ टीचिंग एज अ साइंस। सो ये क्या बात हुई, टीचिंग एज अ साइंस। आपके सामने मैंने एक बार या कई बार इस बात का जिक्र किया है, टीचिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। ठीक है, टीचिंग एक कला भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ स्टेप्स होती हैं। और कला क्यों है? आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। सो अगर हम टीचिंग को एज अ साइंस कंसीडर कर रहे हैं, सो व्हाट नॉट एसोसिएटेड विद दिस। ठीक है। सो देखिए, फॉर्मुलेटिंग लर्निंग आउटकम्स बना लेना, ये एक देखिए टीचिंग में सिस्टमेटिक मेथड यूज कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लर्निंग आउटकम डिसाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। ठीक। लर्निंग मटेरियल डिसाइड करते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस डिसाइड करते हैं, किस तरह से असेसमेंट होगा ये भी डिसाइड करते हैं। ये लर्निंग मटेरियल, प्री डिसाइडेड टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिसाइड करते हैं। व्हाट नॉट एसोसिएटेड आपसे पूछा है। सो टीचर्स फ्रीडम टू डिलीवर द कंटेंट, टीचर की फ्रीडम कि वो किस तरह से कंटेंट को डिलीवर कर रहा है, यही तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, राइट। और अगर आप क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं तो वो तो आर्ट का पार्ट हो गया, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइंस। दैट इज वाई क्वेश्चन आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। फिर क्वेश्चन है, देयर आर लेवल्स ऑफ टीचिंग। कितने लेवल्स होते हैं टीचिंग के? आप खुद पॉज करके आंसर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर जरूर लिखिएगा। ठीक है। हमें पता है 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। एक नॉलेज लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। Then come to the question number 3. Pre-active stage of teaching is related to pre-active stage of teaching. अब हमें पता है कि टीचिंग की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है वो 3 पार्ट में बटी होती है, प्री एक्टिव स्टेज, एक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव स्टेज में हम वो सारी तैयारी कर रहे होते हैं जो हमें एक्टिव स्टेज में करना होता है। एक्टिव स्टेज में क्या होता है? टीचिंग होती है, जैसे मैं अभी आप लोगों को कुछ बता रही हूँ। सो ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले मैं क्या कर रही थी? प्री एक्टिव स्टेज में मैं मटेरियल डिसाइड कर रही थी, मैं क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रही थी, उन्हें अरेंज कर रही थी, उनके एक्सप्लेनेशन कैसे देना है ना, क्या क्या चीजें विजुअली आपको शो करना है, वो सारी चीजें मैंने प्री एक्टिव स्टेज में डिसाइड की है, राइट। सो इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा प्री एक्टिव स्टेज से रिलेटेड है। एक्शन एंड रिएक्शन, ये तो एक्टिव स्टेज में होगा। टेस्टिंग, वो तो पोस्ट एक्टिव स्टेज में होगा। फिक्सिंग ऑफ गोल्स, है ना, डायरेक्टली फिक्सिंग ऑफ गोल्स, क्या पढ़ाना है मुझे, कितना पढ़ाना है ना, ये सारी चीजें। फीडबैक भी पोस्ट एक्टिव स्टेज में आएगा। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ टीचिंग रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। इनमें से कौन सा अप्रोच है, ठीक है, पेडागोजी का, जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है। अब देखिए, कई बार आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या बात हो रही है कि बार बार कभी हम चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की बात कर रहे हैं, कभी हम चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड की बात कर रहे हैं, उसी को कभी हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कह दे रहे हैं, है ना। सो आप ध्यान रखिएगा, अप्रोच एक ब्रॉडर व्यू होता है, जैसे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना। मैंने डायरेक्ट आंसर बोल दिया, ऑल्दो पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ऑल्दो है, तीनों में डिफरेंस है,
बट कहीं ना कहीं एक हेरारकीली एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो आपसे बोला जा रहा है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में इनमें से कौन सा अप्रोच आता है। सो ऑब्वियस सी बात है, हमें ये बताया, हमने प्याजे की थ्योरी पढ़ी है, वाइगोट्स्की की थ्योरी पढ़ी है, और उसमें बार बार ये बात आई है कि जो बच्चा है उसे खुद का नॉलेज हमें कंस्ट्रक्ट करने देना चाहिए। सो दैट इज वाई ना ही इलस्ट्रेटिव, ना ही एक्सप्लेनेटरी, ना ही इंट्रक्टिव, है ना, इंस्ट्रक्टिव, हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अपनाना जरूरी है, रचनावादी, ताकि बच्चा खुद से करके सीखे और अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। ठीक है। सो पियाजे और वाइगोट्स्की इसी में आते हैं ना। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो होता है ना, इसमें अलग अलग टीचिंग मेथड्स हो सकती है। ठीक है। अब खुद से करके देने के लिए आप बच्चे को मान लीजिए एक मॉडल बनाने के लिए दे दीजिए, है ना। जैसे कि वो एक टेबल का मॉडल आता है, 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक व्हील आता है ना, एक टेबल व्हील है। सो दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज विद द यूजिंग दैट। ऐसे बहुत सी मेथड्स होती हैं। ठीक है। सो अप्रोच इज अ ब्रॉडर व्यू, methods come into the in the approaches, right? Next, arrange the following components of training in a करेक्ट सीक्वेंस। तो अगर एक ट्रेनिंग हो रही है तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। अब अगर आपने डायरेक्टली कभी इस क्वेश्चन को नहीं देखा है, बट यू नो द आइडिया ऑफ ट्रेनिंग किसकी कराई जाती है, बच्चों की तो ट्रेनिंग नहीं होती, ट्रेनिंग, है ना, और स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज जो है, ऑब्वियस सी बात है, एंड्रोगॉजी के अंतर्गत आते हैं। सो इफ यू हैव द आइडिया ऑफ एंड्रोगॉजी, यू कैन अप्लाई ओवर हियर, है ना। सो एंड्रोगॉजी में एडल्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्यों वो लर्निंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। सो ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहली चीज, जब भी हम कोई एंड्रोगॉजी जब भी होती है, जब भी कुछ सीखा जाता है एडल्ट्स के द्वारा, तो उनके सामने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है ना, वही उनका गोल बन जाता है। लेट्स से कि आपके रिक्रूटर आपको कह दें कि एआई सीख कर के आइए आप, तभी आपका रिक्रूटमेंट होगा। नाउ दैट इज योर रियल लाइफ प्रॉब्लम कि एआई सीखे बिना आप जॉब नहीं मिल रही हमको। सो दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम बिकम योर गोल। ठीक है। now because you are not getting job, that becomes your motivation. So first is the goal, second is the motivation, third is going to opportunity to learn, आप सीखें उसे, then opportunity to practice, and then the fifth one, the follow up। ठीक है। so सी, है ना, क्या गया सीक्वेंस, तो ये दो तो चले गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ए सी ए डी बी ई, दिस वन, थर्ड वन। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टीचिंग स्किल्स, इनमें से कौन सी टीचिंग स्किल्स है। तो टीचिंग स्किल्स हमने देखा था, एक माइक्रो टीचिंग टॉपिक हमने पढ़ा था, जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल मतलब पर्टिकुलर सेशन में एक स्किल को हम लोग मास्टर करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर भी हमने ये बात की थी। सो ऑब्वियस सी बात है, टीचिंग के दौरान ब्लैक बोर्ड राइटिंग इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, तो एक तो हमारे पास ए आ जाता है। इलिस्ट्रेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ टीचिंग स्किल्स, आप कैसे इलस्ट्रेट करते हैं, राइट। देन द इंट्रोडक्शन, सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। सेल्फ रेगुलेशन एंड ई, इंट्रोडक्शन, है ना। सो इंट्रोडक्शन भी पार्ट होगा। अब डाउट आ जाता है यहाँ पर आत्मनियमन पर, आत्मनियमन पर, है ना। तो ए बी ई तो है ही, तो आपके बाकी ऑप्शन चले गए, पर ए बी डी ई भी है। सो सेल्फ रेगुलेशन क्या टीचिंग स्किल्स में आता है? ऑब्वियसली नॉट, इट्स नॉट अ टीचिंग स्किल। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन इज नॉट अ टीचिंग स्किल, दैट इज वाई ऑप्शन 2 इज गोइंग टू बी द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस, राइट। तो ये 5E अप्रोच है क्या, सबसे पहली चीज तो ये 5E अप्रोच इज अ टीचिंग मॉडल, स्टूडेंट सेंटर्ड, है ना, SC या चाइल्ड सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मॉडल है। और ऑब्वियसली बात है कि स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मॉडल है, सो इट इज अ मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, राइट। अब बोल रहे हैं कि इस मॉडल का करेक्ट सीक्वेंस क्या है।
करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो इस जैसे ही आप क्लासरूम में जाएंगे तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इनमें से एक्सप्लोर करेंगे, इवेल्युएट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है, एक्सप्लेन, इलोबरेट। इवेल्युएट तो सबसे आखिरी में आएगा, तो ये होगा अपना 5th नंबर का असेस। बच्चे को इवेल्युएट, उसका मूल्यांकन तो सबसे आखिरी में किया जाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बच्चे को इंगेज करेंगे, है ना, इंगेज करेंगे, उसके बाद आप एक्सप्लोर करवाएंगे उन्हें, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं विस्तार करेंगे उस पर, ठीक है। देन आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लोर करने के बाद एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसे इलोबरेट करेंगे, एंड देन यू विल इवेल्युएट, राइट। सो DACEB, that is option number 4, right? नेक्स्ट, टीचर सेंटर्ड मेथड्स आर, इनमें से कौन सी टीचर सेंटर्ड मेथड है? सो लेक्चर मेथड, हाँ टीचर सेंटर्ड मेथड है ना। इंक्वायरी अप्रोच, दैट इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज ऑल्सो अ टीचर सेंटर्ड, जहाँ पर टीचर कुछ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, मोस्टली लेबोरेटरी में या कोई स्किल्स दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्टूडेंट सेंटर। सो A and C, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सकता है। द वार्क मॉडल ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय, तो आपको सभी को पता होगा, फ्लेमिंग ने दिया है वार्क मॉडल, ठीक है। विजुअल, ऑरल, रीड राइट और काइनेस्थेटिक। नाउ अकॉर्डिंग टू द हॉवर्ड गार्डनर, नेटिव इंटेलिजेंस इंक्लूड, हॉवर्ड गार्डनर की जो इंटेलिजेंस थ्योरी है, जिसमें 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताए गए हैं, ठीक है। सो इनमें से कौन सा नेटिव इंटेलिजेंस माना गया है? अब ये नेटिव इंटेलिजेंस क्या है ना। और एक चीज यहाँ पर ये भी आती है कि गार्डनर ने शुरुआती तौर पर जो है कम नंबर्स ऑफ इंटेलिजेंस बताए थे, बाद में बढ़ा दिए उन्होंने, तो वो क्लियर कर लेते हैं। तो इस बात को समझे आप, जो गार्डनर ने जो इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी कि 7, पहले तो इन्होंने कहा कि 7 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, किसी व्यक्ति में 7 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। फिर इन्होंने बाद में एक और नया इंटेलिजेंस जोड़ दिया, तो फिर 8 तरह के, अब एट प्रेजेंट 8 तरह के इंटेलिजेंस हैं। वो 8वां इंटेलिजेंस है नेचुरलिस्ट, प्रकृतिवादी। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर प्रकृति को लेकर के एक अलग ही इंटेलिजेंस होता है, किसी पेड़ को देखे वो उसे पहचान जाते हैं, उसकी खासियत, तरह तरह की चीजें, जिनको गार्डनिंग का जरा ज्यादा शौक होता है, वो सारी चीजें नेचुरलिस्टिक, प्रकृतिवादी में आती हैं। या प्रकृति से, या जानवरों से जिनका, जरूरी नहीं पेड़ ही, जानवरों से भी जिनका ज्यादा लगाव होता है, वो उनकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। सो नेटिव इंटेलिजेंस क्या, जो व्यक्ति के अंदर ही होता है, इसमें से जितने भी दिए हैं उनमें से 2, ये दोनों जो है ये नेटिव इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं, दैट इज A and C, ऑप्शन नंबर 4। बाकी कन्वर्सेशनल प्रोफिशिएंसी ये कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है अकॉर्डिंग टू गार्डनर, है ना। इनोवेटिव भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, प्रैग्मेटिक भी नहीं है। तो किसी व्यक्ति में जो 8 इंटेलिजेंस होते हैं, एक तो उसमें है, सबसे पहले आप देख लें, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, है ना, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, फिर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें, बॉडीली मूवमेंट, स्पेशियल इंटेलिजेंस, ये मिला, ऐसे मिला करके 8 हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रॉन्डाइक थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, थ्रॉन्डाइक थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है? क्या कॉग्निटिविज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म? नो, दैट इज कनेक्शनिज्म। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। देख लेते हैं एक बार, कहाँ पर है थ्रॉन्डाइक, यस, थ्रॉन्डाइक थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, है ना। तो ये आपको याद हो तो ये एक हंगरी कैट का एक्सपेरिमेंट भी बताया था, ठीक, किस तरह से वो अलग अलग लॉज जो है इसमें कनेक्ट करते जाते हैं। ऑल्दो इट्स अ लेंदी वन, बट लेट्स मूव अहेड। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन को लेकर के यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है जो कि गलत है, आपको उसको बताना है क्या सही है। इफेक्टिव फॉर इम्प्रेसिव लिसनर्स, कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, इफेक्टिव मोड ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्लोअर देन द रिटर्न कम्युनिकेशन। सो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर
अब हमें ऑप्शन तो कोई एक ही चूज करना है। तो सबसे ज्यादा, वैसे मेरे अकॉर्डिंग टू कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बट द मोस्ट 100% जिसको अगर हम गलत कहें तो वो क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओरल कम्युनिकेशन। इट्स स्लोअर देन रिटर्न कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन तो फास्टेस्ट है ना, तो ऑप्शन क्या जाएगा, 4, है ना। ऑल्दो हमने ये पढ़ा है कि ओरल कम्युनिकेशन के नाइदर भी फॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना, हमेशा रिटर्न कम्युनिकेशन ही फॉर्मल कम्युनिकेशन कंसीडर होता है। तो ये इस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्वेश्चन। यू हैव टू गो विद द ऑप्शन विच इज 100% अलाइन विद द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, who stated classroom management is the action and strategy teacher used to solve the in problem of order। ये किसने कहा है कि एक्शन एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है, कक्षा टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्डर। तो ये किसने कहा है, डॉयल ने कहा है। किसने कहा है, डॉयल ने। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग रूल्स एंड रूटीन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में रूल्स एंड रूटीन सेट करने का क्या उद्देश्य है, to create a structural environment, to discourage engagement, to create a restricted environment, to create an artificial environment। obviously बात है, to create a structured environment to maximize the learning, है ना। then next question, CBCS stands for, CBCS का full form क्या है, we know that choice based credit system, no doubt। next, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का टाइप नहीं है। तो हमें पता है टीचर ऑब्जर्वेशन तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना, एनेक्डोट रिकॉर्ड रखना, वो भी, है ना। दोनों तरह के जो स्टूडेंट, ये रैंडम हो गया, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड, स्टूडेंट का कोई जो रिकॉर्ड है, ठीक है, इनेक्टेड रिकॉर्ड, और द एंड टर्म एंड एग्जामिनेशन। सो ऑब्वियसली बात है, टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। नेक्स्ट, अरेंज द मेजर क्लासेस ऑफ अफेक्टिव डोमेन इन हायरार्कियल ऑर्डर। ये जो अफेक्टिव डोमेन के स्टेप्स दिए उन्हें हायरार्की में निचले स्तर से ऊपर तक आपको अरेंज करना है, राइट। सो वी नो दैट जो अफेक्टिव डोमेन है उसका सबसे प्राइमरी लेवल होता है रिसीविंग, है ना। सबसे पहले हम रिसीव करना स्टार्ट करते हैं, देन वी रिस्पॉन्ड, okay, then we started valuing things, and then we organize, and finally it become our character, right, something become our character, so that is a characterization। so EDBC, yes, this one, तो EDE से तो एक ही शुरुआत हो रही है, yes, so जल्दी हो जाएगा। okay, now next, arranging the hierarchy of Dave's साइकोमोटर डोमेन, है ना, जो साइकोमोटर डोमेन है उसे हमें हायरार्किकली अरेंज करना है। सो साइकोमोटर डोमेन इज हाउ यू लर्न स्किल्स, है ना। सो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं जब भी कुछ हम सीखते हैं, सो व्हाट वी डू एक्चुअली, वी स्टार्ट विद द इमिटेशन, हम नकल करना स्टार्ट करते हैं किसी की भी, ठीक है। सो फर्स्ट इज द इमिटेशन, ये दो ऑप्शन तो चले गए, ठीक। इमिटेशन के बाद वी स्टार्टेड मैनिपुलेशन, अपना थोड़ा सा हम दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, ओके। देन धीरे धीरे जो है प्रिसीशन आना स्टार्ट होता है किसी भी स्किल का, देन द एट्रिकुलेशन, एंड द फाइनल वन इज द नेचुरलाइजेशन। हमने कल भी बात की थी नर्सेस के बारे में, जो एग्जाम्पल लिया था वही चीज़ है ना, राइट। सो विच रिफर टू सॉफ्टवेयर और डिवाइस दैट एडजस्ट द इंडिविजुअल नीड, इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने वाली डिवाइस या सॉफ्टवेयर इनमें से क्या कहलाती है, सो दैट इज द अडॉप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी। सो किसी भी लर्नर के अकॉर्डिंग जो एडजस्ट हो जाए, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उसके यूजेबिलिटी हो, that is adaptive learning technology। now next question is, yes, next question is the 4 quadrant approach of MOOC on स्वयं includes what। so स्वयं के 4 quadrant होते हैं, ये हमें पता है। इनमें से कौन से MOOC कौन से स्वयं के quadrant हैं
सो 4 दिए हैं यहाँ पर, इनमें से कुछ ही होंगे क्योंकि आपको दूसरे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं नीचे की तरफ, राइट? यस, so let's understand this just a second. Yeah, so e-assessment, yes it's a part. E-content, yes it's a part. Discussion forum, yes it's a part. DBMS जैसी कोई चीज नहीं होती, तो ABD ऑप्शन नंबर 1. Next, the ink blot test of personality was developed by. So personality testing होती है, उसमें एक बड़ा ही फेमस सा टेस्ट है इंक ब्लॉट टेस्ट. वो किसने डेवलप किया था? तो दैट इज अ हरमन रोस्टर. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. देन हु सेड एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज. ये इनमें से किसने कहा है, ये आपको बताना. अगेन इट्स अ फैक्चुअल वन. तो ये बड़ी ही फेमस सेइंग है किसकी? क्रो एंड क्रो की है ना? क्रो एंड क्रो की है. देन ग्रोइंग अप बिफोर मोबाइल existed in an example. Growing up before mobiles existed is an example of which ecosystem? So मोबाइल के रहित या बिना अस्तित्व के जब आप बड़े हो रहे थे तो वो किस पारिस्थितिक प्रणाली का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया. तो अब आप याद कीजिए, कल हमने आपको बताया था ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन जो जो चीजें हुई हैं, जैसे हमारा बचपन, तो हमारा बचपन कोई एक दिन का तो नहीं है, पूरा जो है पूरा एक दौर रहा है जिसमें ना कभी हमने फोन, मोबाइल फोन तो देखे ही नहीं, लैंडलाइन भी लिमिटेड घर में होते थे. सो दैट इज अ पूरा लाइफ स्पैन जिसमें होता है चेंज ओवर अ चाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट. दैट इज अ क्रोनो सिस्टम. दैट इज अ क्रोनो सिस्टम. ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? क्या होगा? क्रोनो सिस्टम. नेक्स्ट, द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्कैफोल्डिंग इन टीचिंग इज. जो स्कैफोल्डिंग की जाती है उसका पर्पस क्या है? टू इंकरेज मिस्टेक, टू इवैल्यूएट स्टाफ, टू प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट, टू मॉडिफाई टीचिंग. टेम्पररी सपोर्ट ताकि बच्चा आगे की तरफ बढ़ पाए. अरेंज मैस्लो नीड ऑफ हायरार्कियल ऑर्डर. सो मैस्लो की जो आवश्यकताओं की जो हायरार्की है, जो अधिक्रम है, उसको आपको अरेंज करना है. तो सबसे पहली चीज जो हमने बात की थी वो थी क्या? साइकोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान. देन द सेकेंड वन द सेफ्टी. सो C and B कहाँ पर गया? C and B यहीं से डिकोड हो जाएगा तो. देन बिलोंगिंगनेस, लव, अट्रैक्शन, ये सारी चीजें है ना. और फिर सेल्फ स्टीम, द फोर्थ वन, यहीं तक ज्यादातर लोग पहुंचते हैं. द लास्ट वन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. आगे बढ़ते हैं. देन आइडेंटिफाई द करेक्ट एज ग्रुप फॉर द प्याजे स्टेज. ना यहाँ पर आई थिंक कुछ मिस्टेक्स हैं ऑप्शंस में और अरेंजमेंट में, सो हम डायरेक्टली इसको देख लेते हैं. सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो हमें पता है 0 to 2 ईयर की होती है. देन जो स्टेज आती है वो आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है जो कि 2 से 7 के लिए होती है. फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है जो 7 से 11 के लिए, और फॉर्मल ऑपरेशनल 11+ के लिए होती है जहां पर हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट, द साइंस ऑफ फैसिलिटेटिंग द लाइफ लॉन्ग एजुकेशन ऑफ एडल्ट इज कॉल्ड, है ना. एडल्ट्स को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए सपोर्ट करना क्या कहलाता है? ऑब्वियस सी बात है, दैट इज एन एंड्रोलॉजी. नेक्स्ट, द वर्ड पेडागोजी लिटरली मीन. पेडागोजी का अर्थ क्या होता है? टू एजुकेट चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू मेंटर द चाइल्ड, टू रिकॉग्नाइज द चाइल्ड. अगर हम मीनिंग वाइज देखें, टू लीड द चाइल्ड. देन नेक्स्ट, विच थिंकर आर एसोसिएटेड विद क्रिटिकल पेडागोजी. क्रिटिकल पेडागोजी में कौन लोग जुड़े हुए हैं, मतलब ये जो नाम है इनमें से कौन से नाम क्रिटिकल पेडागोजी के साथ लिए जाते हैं, उस फील्ड में फेमस हैं? सो यस, दैट इज Paul Freire and the Henry Gyorux. ठीक है, so A and B, the option number 1. So we have completed till 30 questions. I hope कि इस सेशन से आपको काफी कुछ नई चीजें जानने को मिली होंगी, एंड प्लस यू गॉट द अप्रोच कि किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को अगर हमें उसका एक्यूरेट आंसर भी नहीं पता है. एंड यू कैन टेक अ रिस्क, राइट, बिकॉज इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं. चलिए फिर मिलते हैं कल, एक और सेशन में मिलेंगे हम लोग जहां पर हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय.